हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 20 मई। तो वीडियो के संबंध में दी आपकी क्वेरी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर न्यूज़ है यहाँ पे ये बात की जा रही है कोरोना वायरस की तीसरी लहर की, तो जिसमें कि बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बच्चों पे पड़ेगा। तो यहाँ पे राजस्थान के बारे में डेटा दिया गया है कि 42 लाख से अधिक बच्चे कम वजन और एनीमिया के शिकार हैं। तो जिनका वेट कम है, आप बोल सकते हो एक प्रकार से कुपोषण जैसी स्थिति है जिसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट। इसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये जो स्टेज है तो यहाँ पर ये ज़्यादा शिकार हो सकते हैं इस तीसरी वेव का। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसको लेकर के क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, आयुष जो है यहाँ पे आयुष का प्रोटोकॉल बनाने की बात की जा रही है। आयुष मंत्रालय आपको पता होगा, इसके अंदर बताइए आप मेरे को आयुष जो है यहाँ पर कौन कौन से जो मेडिकल के क्षेत्र हैं, मतलब को आपको पता हो, जैसे कि आयुर्वेद है, यूनानी है। तो इस प्रकार से कितने हैं इसके अंदर, ये जो आयुष पूरा का पूरा नाम है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा, एनीमिया जो है, एनीमिया क्या होता है कि जो हेल्दी आरबीसीज होती हैं, हेल्दी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है जिसके अंदर एनीमिया हो जाता है। यानी कि एनीमिया का शिकार जो होता है उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी का आपको इम्पॉर्टेंट रोल पता हुआ कि बॉडी के अंदर, मतलब पूरे के पूरे जगह पे सारे के सारे पार्ट में बॉडी के ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है आरबीसी। तो इम्पॉर्टेंट घटक होती है आरबीसी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है और इसका जन्म और मृत्यु कहाँ पे होती है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो फिलहाल आप मेरे को आरबीसी के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो ज़रूर बताइए। ये बात की जा रही है तोकते जो है साइक्लोन, इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वेस्टर्न पार्ट में। ये जो अरब सागर वाला हिस्सा है, ये जो साइड है यहाँ पे, इवन राजस्थान में भी काफ़ी कुछ देखा गया इसका इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इस साइक्लोन के बाद अब एक और साइक्लोन आने की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है पूर्वी तट, यानी कि इस बार बंगाल की खाड़ी वाले इस साइड में यहाँ पे चक्रवात की बात बोली जा रही है। चक्रवात का खतरा यहाँ पे बताया जा रहा है और इस चक्रवात का नाम ओमान ने दे भी दिया है। इसका नाम है यास। यास इसका नाम दिया है, ओमान देश ने दिया है। यास का मतलब होता है निराशा। तो निराशा एक प्रकार से इसका मीनिंग है यास का, तो इसका नाम दिया है ओमान देश ने। और 22 मई से बनने वाला ये जो चक्रवात है, 26 से बंगाल और उड़ीसा में बारिश भी शुरू हो जाएगी। तो ये बताया जा रहा है कि अब आने वाले जो अगला वीक है वहाँ पे भी एक चक्रवात देखा जा सकता है जिसका इम्पैक्ट ईस्टर्न वाले पार्ट में रहेगा भारत के ज़्यादा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें और होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तोकते के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट इसके संबंध में प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले 2-3 दिनों वाले, आई थिंक जो डिस्कशन हुआ था उसमें। तो आप देख लीजिएगा। ये बात की जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जगन्नाथ पहाड़िया साहब का कोरोना से निधन हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर है यहाँ पे। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया साहब। 89 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया गुरुग्राम में। तो कोरोना से पीड़ित थे ये, इनका देहांत हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि राजस्थान में प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो जगन्नाथ पहाड़िया साहब थे। ये आपसे प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये जब मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के अंदर, उस समय का टेन्योर बताइए और उस समय राज्यपाल कौन थे, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, राइट। तो ये मेरे को बताइए आप। मैंने आपको शायद हिंट दे दी है इसके अंदर, मेरे से गलती से हिंट मिल गई है। तो आप मेरे को बताइए कि ये किस ईयर के अंदर मुख्यमंत्री रहे थे और राज्यपाल का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया जिस पर कि सिंगापुर भड़क गया। बात क्या बताई गई, केजरीवाल साहब ने जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उसको नाम दे दिया सिंगापुर वेरिएंट के नाम से। तो सिंगापुर ने बोला कि नहीं, ये हमारा वेरिएंट नहीं है, यानी कि सिंगापुर का नहीं है, आप सिंगापुर को बदनाम मत कीजिए, ये भारत वाला ही स्ट्रेन है। यानी कि उसने बोला है सिंगापुर ने कि ये हमारा नहीं है, इसका पहला केस जो है इस वेरिएंट का वो भारत में मिला था, तो ये भारत का ही वेरिएंट है। तो ये कुछ तू तू मैं वाली बात हो गई यहाँ पे। तो ये वेरिएंट का नाम है B1617
टू, ये भारत का वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि ये तू मैमे वाली बात यहाँ पे आ गई है, तो कोई खास ऐसा है नहीं। बस ये आप अगर चाहें तो देख सकते हैं एक बार वेरिएंट का नाम B1617, ये जो वेरिएंट है इसको बी यानी कि भारत से आप जोड़ के रखिएगा। तो ये ज़रूर आपसे कुछ इसके संबंध में आने वाले समय में कुछ पूछा जा सकता है। ये राजस्थान में एक और विधायक की मौत कोरोना वायरस के कारण हो गई। तो ये विधायक साहब हैं गौतम लाल मीणा जी, उदयपुर जिले के धारियावाद से हैं और भाजपा से हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के विधायक हैं जिनकी की मृत्यु हो गई है। चौथे विधायक हैं राजस्थान के अंदर जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हुई है। सॉरी, आई थिंक 5 विधायक की मौत हो चुकी है राज्य में कोरोना से, ये है चौथे और कुल 5वें विधायक की मौत हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो पिछले और 4 विधायक हैं वो उनके नाम क्या हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम मेरे को बताइए जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस प्रकार की पर्सनैलिटी का निधन होना जो कि सिटिंग एमएलए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उनके नाम और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। राजस्थान में ब्लैक फंगस, इसको महामारी यानी कि महामारी घोषित कर दिया गया है। जैसे कि एपिडेमिक जो घोषित किया गया था कोविड-19 को दुनिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर पेंडेमिक बन गया, फिर महामारी हो गई। अब ब्लैक फंगस को राजस्थान के अंदर महामारी घोषित कर दिया गया है। तो महामारी अधिनियम 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी सारे मरीज ब्लैक फंगस के निकल करके आ रहे हैं, तो इसको लेकर के सरकार अभी सतर्क है और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां भी कर रही है। ये बात की जा रही है कोलंबस की, क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री जब आप स्टार्ट करते हैं तो वह मॉडर्न हिस्ट्री में जब स्टार्टिंग होगी, दुनिया की खोज खबर जब बात आएगी दुनिया के बारे में, तो वहाँ से स्टार्टिंग होती है क्रिस्टोफर कोलंबस साहब की। तो जिस क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने कि दुनिया के अंदर कई सारी जगहों की खोज की थी, अब ये खोज की जा रही है कि कोलंबस साहब कहाँ के निवासी थे। अब ये खोज नई चालू हो गई है। हालांकि आपने पढ़ा होगा, आपकी जो आप जो तैयारी करते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोलंबस साहब किस देश के द्वारा या किस देश की मदद से ये जो भौगोलिक यात्राएं इनके लिए निकले थे और किस देश में जन्मे थे, ये आपने पढ़ा होगा। वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये इनकी वैज्ञानिक तौर पे खोज चल रही है कि वास्तव में ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ जन्मे थे। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है इस आर्टिकल के द्वारा। तो मुझे बताइए कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, कब की थी और किस देश के निवासी थे और किस देश के द्वारा ये भौगोलिक खोजों के लिए निकले थे। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन प्रश्न इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो ये मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये क्या बात की जा रही है, मोरक्को और स्पेन दो देश हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे राजनीतिक तनाव है इन दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ पे सीमा पार कर रहे हैं कुछ लोग। ये कैसे सीमा पार कर रहे हैं देख सकते हैं। ये पानी वाला एरिया है और ये यहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है, राइट। तो इसके थ्रू ये सीमा पार कर रहे हैं। तो मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वाटर से कनेक्टेड हैं दोनों के दोनों देश। तो यहाँ पे मोरक्को व स्पेन की सीमा के पास सेउटा स्पेनिश एनक्लेव में समुद्र के रास्ते तैर कर आते हैं प्रवासी और किनारे खड़ा स्पेनिश गार्ड। ये स्पेनिश गार्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि स्पेन का गार्ड है, जो कि यहाँ पे इनको पकड़ करके फिर प्रवासी केंद्रों में रखा जाता है। तो ये बात चल रही है इस राजनीतिक तनाव को लेकर के। तो ज्योग्राफी जरूर आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं स्पेन है, कैपिटल इसकी मैड्रिड है स्पेन की, और ये है मोरक्को देश। तो ये इन दोनों देशों की बात की जा रही है। देख सकते हैं ये समुद्री एरिया है इनके बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये कई बार पूछी जाती है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट यानी कि जल संधि है, आप देख सकते हैं ये है पूरा मेडिटेरियन सी। इसको किसके साथ जोड़ेगी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। और ये स्पेन की लैंड जो है और मोरक्को की लैंड, इन दोनों को अलग करने का काम करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो यहाँ से लोग तैरते हुए इधर आ रहे हैं, इधर के लोग तैरते हुए यहाँ जा रहे हैं। तो ये कुछ चल रहा है इन दोनों देश में। इन दोनों देशों में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट पैदा हो गया है, जो डिस्ट्रेस पैदा हो गया है, उसके चलते ये कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना, करंट में जो इशू चलते हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आपको चीज़ लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग समय तक याद रहती हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे क्रिस्टोफर कोलंबस साहब की। तो ये इंपॉर्टेंट देश हैं स्पेन, पुर्तगाल। यहाँ से कई सारे लोग भौगोलिक खोज के लिए निकले थे, इधर इधर
जब भारत की जब खोज की थी तो इस प्रकार से यूं होते हुए यहाँ पे गए थे। कौन गए थे? वास्को डी गामा साहब। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो एरिया है, यहाँ से कुछ आइडिया ही नहीं था जाने का, ये तो बाद में चीज़ें निकल करके आएंगी। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप जितना ज़्यादा मैप्स को देखते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होती जा रही है कि लोकेशन कहाँ पे होती है, किस देश की कहाँ पे लोकेशन है। तो ये चीज़ें आपको फिर माइंड में सेट हो जाती हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे आप कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।